बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में एक नई तारीख रक़्म हो रही है और ये नई तारीख जो रक़्म की जा रही है, ये कोई मुअर्रख़ नहीं लिख रहा, ये कोई दानिश्वर नहीं लिख रहा, ये कोई जज नहीं लिख रहा, ये कोई जर्नैल नहीं लिख रहा, ये कोई जर्नलिस्ट नहीं लिख रहा, और इसका खालिक और इसका तख्लीक़कार कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम हैं। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम इस वक्त अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं और अपनी तारीख भी खुद लिख रहे हैं, और वो ऐसी तारीख जो कि अनमिट नकूश छोड़ते जा रही है। पाकिस्तान के अवाम के साथ मुसलसल 75 साल से जो कुछ जुल्म सितम किया गया, और पाकिस्तान के अवाम को हर हुक्मरान ने, खा वो सियासी था या गैर सियासी, हर हुक्मरान ने उसे धोखा दिया और धोखे में रखा, और जो कुछ बताया जाता रहा वो किया नहीं जाता था, और जो किया जा रहा था वो बताया नहीं जा रहा था। ये सारे के सारे राज जो हैं जब फाश हुए 14 महीने 18 महीने पहले, तो उसके बाद पाकिस्तान के अवाम ने अपनी तकदीर खुद बदलने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के अवाम को अपनी तकदीर के खुद बदलने के फैसले से रोकने के लिए पिछले 18-20 महीने से जो रियासती ताकत और हुकूमती ताकत, रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी जो इस्तेमाल की जा रही है, जो फासिस्ट तर्ज सोच और आमिराना सोच के साथ पाकिस्तान के अवाम को जो जुल्म सितम का निशाना बनाया गया है, अब पाकिस्तान के अवाम उस खौफ से, उस डर से भी निकल आए हैं। और यही सबसे बड़ी हकीकत है। इस वक्त ना ही मामलात आर्मी चीफ के कंट्रोल में हैं, ना ही मामलात DGISI के कंट्रोल में हैं, ना ही मामलात जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं, और ना ही वो मामलात तमाम चीफ जस्टिस साहिबान और तमाम ऑनरेबल अदलिया के कंट्रोल में हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को ये सब के सब तहफ़्फ़ुज़ देने में और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे हैं। और इसलिए पाकिस्तान के अवाम अब एक ऐसे शख्स की तरफ देख रहे हैं जो कि जेल में मुक़य्यद है, और उस पर बेशुमार किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बेशुमार किस्म के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, और कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं, कोई ऐसा जुर्म नहीं जिसके तहत उन पर मुकदमा दर्ज ना किया गया हो। पाकिस्तान के अवाम ने ड्राइविंग सीट पे वो खुद आ गए हैं, और पूरे का पूरा सिस्टम और पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर काम करने वाली मशीनरी सब के सब बहुत पीछे जा चुके हैं। और ये बात हमारे हुक्मरानों को, हमारे फैसला साजों को, हमारे पॉलिसी साजों को समझ नहीं आ रही। ये जब तक ये बात समझ नहीं आएगी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारे जो साथ आज़ाद होने वाले मुल्क थे वो, और हमसे अलग होने वाला मुल्क बांग्लादेश जो है वो हमसे कोसों आगे निकल चुका है, और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों की तरफ दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। उनकी इकॉनमी स्टेबल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे मौजूद है, सियासी इस्तेहकाम वहाँ पे मौजूद है, और वहाँ पे सिस्टम मजबूत हो रहे हैं, इदारे मजबूत हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई एक इदारा भी ऐसा नहीं जो कि मजबूत जिसे कहा जाए। अब ज़रा आते हैं इस सारी तमहीद के बाद कि इस वक्त हो क्या रहा है। ये सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के इख्तियार में क्यों चली गई हैं, और पाकिस्तान के अवाम को क्यों रोका जा रहा है, ये है असल सवाल। सूरत हाल इस वक्त ये है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ले लें, उनकी तरफ कौम ने बहुत देखा, उनका इंतज़ार किया जा रहा था कि वो जिस तरीके से खतूत लिखते हैं, और उन्होंने अपना मुकदमा और अपनी ज़ात का मुकदमा जिस तरीके से लड़ा और जिस तरीके से मैनेज किया, और जिस तरीके से उसके लिए नैरेटिव बिल्ड किया और अपना इमेज बिल्ड किया, अपनी इमेज बिल्डिंग की, उसी तरीके से वो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो मामलात को खुद देखेंगे, और उनके आने से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पूरी जुडिशरी तगड़ी हो जाएगी, और वो दबंग फैसले देंगे। और जिस तरीके से वो चीफ जस्टिस बनने से पहले आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते थे, और अदलिया की आज़ादी की बात करते थे, मीडिया की आज़ादी की बात करते थे, और शफाफियत की बात करते थे, वो शफाफ उसकी तरफ लौटेंगे और अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो अब जो उनके फैन थे, वो उनके फैन भी जो कि हक बजाने में, वो फैन भी अब उनके नाक़िद के तौर पे सामने आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि किसी से लेना देना कुछ नहीं होता, और अगर कोई अच्छाई अगर किसी से उम्मीदें लगा के बैठता है, यही उम्मीदें इफ्तिखार चौधरी साहब से भी लगाई गई थी, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी कौम को मायूस किया।
اور پوری قوم ملٹری لیڈرشپ پہ بھی ہمیشہ ملٹری لیڈرشپ سے امیدیں لگا کے بیٹھتی تھی، اور ملٹری لیڈرشپ جو بات کہتی تھی پاکستان کے عوام آنکھیں بند کر کے اس کو یقین کر لیتے تھے، اس کو مان لیتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں اب ہماری فوجی قیادت کی باتوں پہ بھی یقین نہیں کر رہے، اور وہ از خود اپنے طور پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل، پڑھی لکھی نوجوان نسل، اور خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا جو انقلاب آیا پاکستان میں، اس کے بعد تو یہ تمام ٹی وی چینل جو ہیں، تمام قومی ذرائع ابلاغ، اخبارات، وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب ان کی کوئی حیثیت، ان کی وقت نہیں رہی، لوگ ان کی بات نہیں سنتے، کیونکہ لوگ اب خود ایگزامن کرتے ہیں، خود اسیس کرتے ہیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون ہے، اس سمارٹ فون پہ وہ کلک کرتے ہیں، جاہل سے جاہل آدمی بھی جا کے سسٹم میں جا کے، گوگل پہ جا کے، ایکس پہ جا کے، یوٹیوب پہ جا کے، فیس بک پہ جا کے ہر طرح کی انفارمیشن وہ کلیکٹ کرتا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی دیکھتا ہے کہ ماضی کیا تھا اور حال کیا ہے اور مستقبل کیسا ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ اب ذرا، کیونکہ یہ جب تک ہم قوم کی آواز کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے، اور اگر قوم صحیح کہہ رہی ہے، پاکستان کے عوام اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کو سننا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس دوران جو کچھ ہوا، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے جیسے جیسے یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے اور اس تاثر کو تقویت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک، پہلے تھا کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنا مقصود ہے، عمران خان صاحب کو سزا بھی سنا دی گئی، تو شخانہ بھی ہو گیا، آگے سائفر ہے اور بے شمار مقدمات ہیں، ان کو رہا بھی نہیں کیا جا رہا، ان کی درخواستیں عدالتوں میں لگتی ہیں، ان کی درخواستوں پہ فیصلہ نہیں ہوتا، اور سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، وہاں نہیں سنا جا رہا۔ تو لگتا یہی ہے کہ سب اس کمبل کی طرف وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک ایسا کوئی آتش فشاں ہے کہ اس کو ہاتھ بھی لگایا تو ہو قیامت آ جائے گی، اس لیے وہ انصاف کے طلبگار ہیں، لیکن انصاف نہیں مل رہا، اور وہ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی لاہور ہائی کورٹ کی طرف، کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف، تو ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ اور اس وقت بدترین قسم کا پاکستان میں آئین ہے لیکن نہیں ہے، پاکستان میں مارشاء اللہ نہیں ہے لیکن ہے، مارشاء اللہ پلس والی کیفیت ہے، اور نگراں حکومتیں تمام کی تمام غیر آئینی ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ مضبوط حکومتیں تصور کی جا رہی ہیں، اور اس وقت حکمران وہ ہیں جن کو پاکستان کے عوام ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور وہ حکومت میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری کی پوری مشینری ان کے کنٹرول میں ہے، پوری کی پوری حکومتیں ان کے کنٹرول میں ہیں، لیکن وہ حکمران بھی نہیں ہیں، وہ پاکستان کے عوام نے بھی ان کو منتخب نہیں کیا، وہ سزا یافتہ بھی ہیں، وہ مجرم بھی ہیں، لیکن انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہی حکمران ہے۔ تو صورتحال اس وقت پورے کا پورا سسٹم ہمارا بے نقاب ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ہر ادارہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد جو چیزیں جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ میرے سامنے ایک رپورٹ پڑی ہے، اور رپورٹ کسی میری اور آپ کی نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے کسی میڈیا کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ رپورٹ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ کا جو المناق جو ہے المناق پہلو یہ ہے کہ عدلیہ پاکستان کے 3 کرپٹ ترین اداروں میں سے ایک ہے، یعنی ٹاپ 3 میں سے ایک جوڈیشری ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو انصاف دینے میں ناکام رہی ہے، اور خاص طور پہ پچھلے 1 سال کے اندر اندر جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے میڈیا کے ساتھ، پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ، پاکستان کے سیاسی کارکنوں کے ساتھ، پاکستان کے انسانی حقوق کے ورکرز کے ساتھ، سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری جوڈیشری اس معاملے میں کوئی قابل قدر، قابل ذکر اقدام نہیں کر سکی۔ اس میں بہت سارے پاکستان کا میڈیا اس وقت مکمل طور پہ ہے زیر عتاب ہے، اور ان شہری آزادیوں کا، سیاسی آزادیوں کا جو تحفظ کرنا ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خاص طور پہ، اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹس نے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن شہید ارشد شریف قتل کر دیے گئے کینیا میں، بے دردی سے قتل کیے گئے، اور کینیا کی اپنی رپورٹ آ رہی ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہے، اور
टारगेट करके उनको मारा गया। और सारी की सारी वो जो कहानी सुनाई गई थी वो सारी कहानी जो है वो बेसलेस साबित हो गई केनिया ने खुद। लेकिन हम अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो मामला पेंडिंग है और अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने मनसब संभाला। इनको भी एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी हुई, अर्ली हियरिंग क्या हियरिंग की दी हो कि वो पेंडिंग मामला पड़ा है उसको सुना जाए, लेकिन नहीं सुना जा रहा। ये है शहीद अरशद शरीफ। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम, बिल्कुल उनका जुडिशल मर्डर, साबित शुदा जुडिशल मर्डर, जिन्होंने सजा दी वो खुद मान रहे हैं और सिस्टम में बैठे लोग इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। उनके बारे में एक रेफरेंस आया हुआ है, वो तो जस्टिस काजी फाइज साहब ने लगा लिया। लेकिन शहीद अरशद शरीफ की वालदा वो और उनकी फैमिली ने एक एप्लीकेशन दी है, वो नहीं लग रही, जो कि इस वक्त यानी कि वो तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब तो 1979 की बात है, उनको सजाए मौत गलत दी गई, सब मानते हैं। वो रेफरेंस का लगाया जाना, लेकिन शहीद अरशद शरीफ की एप्लीकेशन ना लगाई जानी, तो ये खुद कंपैरिजन कर लें कि इस वक्त जो इंसाफ माँ, जिंदा माँ जो है वो मौजूद है, जिंदा बीवी मौजूद है, जिंदा बच्चे मौजूद हैं, जिंदा उनकी अहलिया मौजूद है, वो इंसाफ मांग रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा। अलबत्ता जो वफात पा गए उनके लिए कोशिश की जा रही है। तो इसलिए ये जो सामने इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पड़ी है, उसके मुताबिक तालीम और सेहत के शोबे भी चौथे और पांचवें करप्ट तरीन शोबों में शामिल हैं। यानी पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट पुलिस है, और जो एक साल में पुलिस गर्दी हुई है पाकिस्तान में, और जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम के साथ पुलिस गर्दी का मुजाहरा हुआ है, वो आज खुद वो हमारी नजरों के सामने पूरी दुनिया ने देखा है। तो लिहाजा पुलिस के बाद जो दूसरा, इसके बाद ठेके देने और कॉन्ट्रैक्ट के करने का शोबा, और फिर अदलिया है। यानी दूसरा शोबा है जो ठेके वेके देते हैं, और तो पहला पुलिस, दूसरा ये ठेके देने वाला यानी कि तक़याती काम जो होते हैं वो है, और तीसरा अदलिया है, चौथे पे तालीम है, और पांचवें पे सेहत है। अब तालीम भी बुनियादी जरूरत है, सेहत भी बुनियादी जरूरत है, अमन व अमान भी बुनियादी जरूरत है, और ये सारे के सारे करप्ट तरीन टॉप 5 वाले, टॉप 5 में से जो 4 हैं, और ये जो ठेके देते हैं ये भी सोशल सर्विस में आता है। और वो सारे के सारे पहले 5 वेलफेयर वाला काम करने वाले तमाम इदारे जो हैं, वो जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है वो भी, जिन्होंने इंसाफ फराहम करना है वो भी, एजुकेशन भी, सेहत भी, ये सब के सब करप्ट तरीन शोबे हैं। तो ये हमारी इस वक्त की हैसियत और ये है। उसके बाद मुकामी हुकूमतें हैं और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर मजीद आ जाते हैं, लेकिन ये टॉप 5 बता दिया। उसमें ना खैबर पख्तूनख्वा बचा है, ना पंजाब बचा है, और ना ही कोई और बचा है। और इवन CSS 2023 के मुताबिक 68% पाकिस्तानियों को यकीन है कि नैब, FIA और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जैसे इदारे सियासी शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि FIA हो, नैब हो, एंटी करप्शन हो, पुलिस हो, ये सब के सब जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं सियासी दुश्मनियां निभाने के लिए और सियासी इंतकाम के लिए। और ये सारे का सारा हमारे सामने पड़ा है। कौमी सतह पर 75% शहरी समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ताकत और असर रसूख है जिससे करप्शन होती है, और 36% शहरी अक्सरियत का ख्याल है कि इंसदादे बदउनवानी के इदारों का किरदार गैर मुअस्सर रहा है। ये बात फैक्ट है। तो ये हमारे सामने एक पूरी की पूरी रिपोर्ट पड़ी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जिसके बाद हम खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्या है मामला। तो जनाब, अगर तो तरक्की करनी है तो कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और कानून की हुक्मरानी होगी, आइन की बालादस्ती होगी, जमहूरियत होगी, मीडिया आज़ाद होगा, अदलिया आज़ाद होगी, इंडिपेंडेंट होगी, और वो खुलकर इंसाफ करेगी, तब भी कोई फायदा होगा, वरना तो नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि हजारों सियासी कारकुन जेलों में हैं, झूठे मुकदमात हैं, लेकिन जुडिशरी जो है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही, बल्कि उनसे जब कोई इंसाफ मांगता है तो उनको ब्लंटली फौरी जवाब दे दिया जाता है। और ये इस वक्त की सिचुएशन है। इंतखाबात, साफ शफाफ इंतखाबात जो हैं, इसका रोना रोया जाता रहा,
اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جب الیکشن تھے تب یہ رونا رویا جاتا رہا، یہ نیریٹو بنایا گیا صاف شفاف الیکشن ہونا ضروری ہے، تو وہ اس وقت بدترین قسم کی پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، لیکن روکنے والا کوئی نہیں۔ بہرحال دیکھتے جائیے، کیونکہ کنٹرول سنبھال لیا ہے پاکستان کے عوام نے۔ پچھلے ایک ہفتے کی سرگرمیاں دیکھ لیں آپ، خیبر پختونخوا کی اور اب پنجاب کی، اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے فیصلہ ساز، پالیسی ساز اور ہمارے طاقتور آئینی حلقے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔